आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स आपका जो एग्जाम हुआ था 2026 का, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा है? 32(1) है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज। हम सभी को पता होता है कि जो भी अगर किसी का फैक्टर आ जाए, जैसे कि मान लिया कि 240 इज द फैक्टर ऑफ 960, तो जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। क्वेश्चन में क्या था? 960 240 का हमें निकालना था एलसीएम। एज वी नो कि 240 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 960। तो जैसे ही 960 आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 960 आपका एलसीएम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था 960। अगर आपसे पूछा जाता है कि एचसीएफ इन दोनों का निकालना, एचसीएफ क्या हो जाता है? 240 क्या हो जाता है? 240 हो जाता है। 240 एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम हो गया 960। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि द नेचुरल नंबर 1 इज। ऑप्शन ए था अ प्राइम नंबर, ऑप्शन बी था अ कंपोजिट नंबर, ऑप्शन सी था प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, ऑप्शन डी था नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो होता है, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फॉर एनी नेचुरल नंबर एन 5 एन एंड्स विथ द डिजिट। ये हमारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि 5 एन हमेशा किस चीज से एंड होता है। तो याद रखो कि हम 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा यूनिट प्लेस है ना 5 ही है। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक हमें ग्राफ दिया गया था और हमें पता करना था कि इसमें कितने जीरोज हैं। चलिए हम देख लेते हैं एक बार ग्राफ कैसा था। ये हमारा ग्राफ ऐसा था, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा। तो एज बी नो की नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पी एक्स था, एक्स मतलब पोलिनोमियल क्या था? पोलिनोमियल था हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए क्या है। ए का वैल्यू है p, b का वैल्यू क्या है? -2, c का वैल्यू क्या है? 3p। क्वेश्चन में दिया गया अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा बीटा। एज वी नो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b/a होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो a से a कैंसिल हो गया, ये -2 इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू c बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? -b की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये -2 इज इक्वल टू क्या है? 3p। ये 2 इज इक्वल टू 3p हो गया। तो p का वैल्यू क्या आ गया? 2/3 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0 इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, देन हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि किसका कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था क्या दिया गया था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किस चीज का कंडीशन होता है? ये इंटरसेक्टिंग का होता है, इंटरसेक्टिंग का होता है। और इंटरसेक्टिंग हो रहा है मतलब कि ये इसके पास सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आपके ये बुक में ना ये कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं दिया गया, कंडीशन ही नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एज वी नो ये किस चीज का कंडीशन है? तो ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन है, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस जैसे ही आ जाता है इसके पास नो सॉल्यूशन हो जाता है। लास्ट हमारा क्या है? कंडीशन दिया गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दिया गया। और ये किसका कंडीशन है? ये कोइंसिडेंट लाइन का है, कोइंसिडेंट लाइन का है, कोइंसिडेंट लाइन का है। तो ये इसके पास कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि जिसके पास सॉल्यूशन हो, और डिपेंडेंट मतलब कि जिसके पास एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। ये आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसमें से कौन सा, चार ऑप्शन में दिए गए, इसमें से हमें पता करना था कि कौन सा इसमें एपी नहीं। ऑप्शन ए क्या दिया गया था? ऑप्शन ए हमारा दिया गया था 2 पाई बाई 2
डी 7/2। ऑप्शन बी क्या दिया गया था, -1/2, -3.2, -2, -7.2। यहाँ सी क्या दिया गया था, सी दिया गया था √2, √8, √18। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन डी क्या दिया था, 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर के बाद दिया था 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका वैल्यू तो 1 आ गया, 3 का वैल्यू हो गया 9 हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। चलिए अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू आप देख सकते हो कि हमेशा 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या आ रहा है, डी का वैल्यू, डी इज इक्वल हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस 1.2, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी कितना आ जा रहा है, हर बार -2 आ रहा है, हर बार -2 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे भी डी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 3√2 माइनस √2 करेंगे तो ये √2 हर बार आ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो डी फर्स्ट D1 तो आ जा रहा है हमारा 9 - 1 8 आ जा रहा है, D2 आ जा रहा है 25 - 9 कर रहे हैं तो 16 आ जा रहा है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हर बार जो डी का वैल्यू चेंज हो रहा है, और जैसे ही डी का वैल्यू चेंज हो जाए वो एपी में नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड PQR, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, देन ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू। हम चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एबीसी है ये, और एंगल, और ट्रायंगल क्या है, एंगल PQR। कंडीशन क्या दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बराबर है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसा दिया गया। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें क्या दिया गया कि हमें निकालना है ए बी रेशियो ए सी क्या होगा, मतलब कि ए बी बाई ए सी क्या होगा। अब हम ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया है ए दिया गया है पी क्यू रेशियो, ठीक है, क्या दिया गया है पी क्यू रेशियो क्यू आर। ऑप्शन सी क्या दिया गया है क्यू आर रेशियो क्यू पी। ऑप्शन डी क्या दिया गया है पी आर रेशियो क्यू आर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कहाँ है, ए बी बाई ए सी, मतलब आ, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, मतलब ए बी और ए सी का। तो इससे क्या पता चलता है, 1 2 वाले के बीच में, 1 2 वाले एंगल 1 2 वाले के बीच में एक ये आ जाएगा, और एंगल 1 3 वाले के बीच, एंगल 1 3 वाले के बीच ये साइड आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें, क्यू आर रेशियो पी क्यू हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, क्यू आर पी क्यू, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4A 3A फ्रॉम एक्स एक्सिस में। क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक पॉइंट है हमारा 4A और 3A। एक हम बना लेते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेते, मान लेते 0 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 4A है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, सॉरी ए बी कर रहे हैं, 2A है, यहाँ पे 3A है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4A है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉइंट है ए 4A 3A, 4A 3A यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया पॉइंट ए है, ये क्या है 4A 3A। और हमें पूछा गया है कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, ये क्या है वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है 3 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, इफ cos A is equal to 4/5 then we have to find the tan A वैल्यू। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, cos A का वैल्यू दिया गया 4/5 दिया गया, और हमें पता करना है tan A का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। cos A मतलब cos A क्या होता है, P Q R,
cos a का वैल्यू क्या है, cos a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाई क्या हो जाता है, बेस बाई पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या दिया गया, 4/5। और हमें पता करना है tan a। tan a क्या होता है, tan a हो जाता है हमारा, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी आर बाई क्यू आर। पी आर, क्यू आर का वैल्यू दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, क्यू आर का वैल्यू 5 दिया गया है। अब हमें निकालना है पी आर कैसे होगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बी क्या दिया गया, बी का वैल्यू दिया गया 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया, 5 स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, तो पी का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ पी आर का वैल्यू कितना हो गया, 3/5 आ गया। तो tan ए का वैल्यू कितना आ गया, 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ 2 sin a इज इक्वल टू 1 देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया था, 2 sin a इज इक्वल टू में दिया गया था 1। अब हम क्या कर लेते हैं, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2। एज वी नो, अगर साइन ए का वैल्यू 1/2 आ गया मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट, tan a प्लस cot a का वैल्यू हमें निकालना है, कितना होगा। तो चलिए tan 30 का वैल्यू हम लिख लेते हैं, tan 30 प्लस cot 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √3, 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4/√3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4√3/3। या तो ये ऑप्शन में सही होगा या तो ये ऑप्शन में सही होगा। अब देख लेते हैं दोनों में कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन आपका ये दिया गया, तो ऑप्शन ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी था, 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम the foot of a vertical tower, the angle of elevation on the top of the tower is found to be 45 degree. The height in meters of the tower is। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल। कहते हैं ये एक ऐसा हमारा ये वाल दिया गया है और हमें बताया जाता है कि इस वाल से यहाँ पे 60 मीटर की दूरी पे कुछ है। The angle of elevation on the top of the tower is found to be 45 डिग्री। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है 45 डिग्री, ये हमें दिया गया है। द हाइट ऑफ द, ये हमें निकालना है हाइट कितना होता है। तो ये एंगल कितना दिया, tan 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है। b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है हमें 60 मीटर। और tan 45 कितना होता है, tan 45 हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो h/60 मीटर इज इक्वल टू 1 हो गया। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाता है 60 मीटर। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ए ओ। इफ एंगल ओ ए बी इज 15 डिग्री देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ए पी बी। चलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम हमें क्या दिया गया था कि एक ऐसा सर्कल है, एक सर्कल है और यहाँ पे एक ये कोड दिया गया और हम इसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं करना है बट ऐसे ये दिया गया है। चलिए, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है एंगल ओ ए, ये दिया गया है 15 डिग्री, एंगल ओ ए बी। और दो टेंजेंट हमें यहाँ पे ड्रा करना है, P। अब हमें ये पता करना है कि हमें क्या पता करना है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एज वी नो कि अगर हमारा ये, इसको अगर हम ऐड करेंगे ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे भी कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों यहाँ पे अगर अच्छे से देखिएगा तो ये क्या बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। जब ये एंगल 15 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 15 + 15 हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया।
ऑटोमेटिकली सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जब ये 150 डिग्री आ गया तो यहाँ पे एक कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल वो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल 150 डिग्री आ गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंगल एपीबी निकालना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ एंगल ए ओ बी इज 130 डिग्री देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ए पी बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि सेम ये क्वेश्चन आया गया है, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ऐसा हमें ये बनाना था, डायग्राम बनाना था, और इसको काम करते इसको यहाँ से नहीं, और ये कितना दिया है 130 डिग्री, और हमें यहाँ पे इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अभी हम बताएं कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इन दोनों का सम अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया, तो 90 180 180 30 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। हमें टोटल एंगल कितना हो जाता है 360। या तो इस इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, या तो वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये 130 डिग्री आ गया तो ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज। चलिए हम सर्कल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा सर्कल क्या है, ऐसा सर्कल है। चलिए, और हमसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, चलिए यहाँ पे हमारा क्या है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या है, हमें ना जस्ट इस वाले एरिया को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारा ये जो है ना पूरा एरिया को हम निकाल लेते हैं, इस वाले एरिया को निकाल लेते हैं। चलिए, अब हम एक बात याद रखें कि जब पाई आर स्क्वायर होता है, ये 360 डिग्री होता है, तब होता है इतना एरिया। तो जब हम इसका 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, तो हमें इसे भी 360 डिवाइडेड पाई आर स्क्वायर बाई 6 करना पड़ेगा। ये जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 6। यहाँ तो हमें पता चल गया कि इस टोटल जितना भी ये है सारा, जो ये सेगमेंट बन रहा है, ये जो आर्क से एरिया बन रहा है, इसका मतलब माइनर आर्क जो बन रहा है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। लेकिन हमें सिर्फ ये वाला एरिया का निकालना है, ये वाले एरिया का, तो हम इस जो ये ट्रायंगल हम उसका ये हटा देते हैं। अब देखो, ये जब 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसा क्यों है, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एंगल जितना आएगा यही एंगल इतना आएगा। मान लेते हैं ये एंगल एक्स रहा हो, तो एक्स प्लस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। जब 60 हो गया, अब क्या है, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 4/3 साइड स्क्वायर। साइड मान लेते हैं कौन सा दिया गया r दिया गया साइड, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर रूट 3/4 r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका एरिया आ गया इस क्वाड्रिलेटरल, इस ट्रायंगल का। अब हमें टोटल एरिया निकालना था, तो टोटल एरिया क्या है, पूरे आर्क का कितना एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 6 है, और इस ट्रायंगल का कितना है √3/4 r स्क्वायर। तो यही हमारा इसका एरिया निकल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a hemispherical ball is made of steel thickness 1 centimeter. The outer radius of the ball is 6 centimeter. The volume of the steel used. एक ऐसा हम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। एक मान लेते हैं ये हेमिस्फीयर है, और इसका ना ऐसे मान लेते हैं एक थिकनेस का 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बनाया हुआ है। इसको ऐसे कर लेते हैं, और हमें क्या पता करना है, हमें ना ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है खाली वॉल्यूम है, पता करना है क्या होगा ये वाला, ये कितने से बना हुआ है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि जो आउटर रेडियस दिया गया था 6,
तो आर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और हमें जो इनर मतलब थिकनेस दिया गया है 1 सेंटीमीटर, मतलब जो इनर रेडियस ये कितना हो जाएगा 6 - 1 सेंटीमीटर, 6 - 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका 2/3 पाई r क्यूब। अब चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2/3 पाई आर, आर बड़ा वाला आर कितना है 6 है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2/3 पाई छोटा वाला जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है 5 का क्यूब। 2/3 पाई यहाँ से कॉमन आ गया, ये हो गया 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। एज वी नो 2/3 पाई 6 का वॉल्यूम कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 260, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो चलिए 2/3 यहाँ पे हो गया पाई, ये कितना हो जाएगा 6 - 5 हो गया 1, 11 में से 2 गया 9, तो ये इतना आ जाएगा 182/3 पाई इतना, और कुछ है क्या, इतना आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया था, द मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर 43 एंड 43.4 रिस्पेक्टिवली, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आई होप ये आप लोग फॉर्मूला देखे होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मीन दिया गया है, मीन दिया गया है 43 और मीडियन दिया गया है 43.4 दिया गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू मीडियन का वैल्यू क्या है 43.4 और 2 इंटू मीन, मीन का वैल्यू क्या दिया है 43। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, 3 चौका 12, 3 3 9 10, 3 चौका 12, ये कितना हो जाएगा ये 130 हो जाएगा। चलिए और माइनस 86 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 44.2 सेंट 44.2, ये ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि इस पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1 to 4 25 तक है टू बी अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि 1 to 25 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम पहले कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया एंड 25। तो ये कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एक 15 हो गया। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकलता है क्या, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाई टोटल, अब टोटल टोटल कितना है 25 है, तो ये अगर हम कट करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 3/5 ना देकर के 15/25 दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15/25 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसर्शन रीजन से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो क्यूब है, मान लेते हैं ऐसा हमारा क्यूब है, और फिर इसके जस्ट बगल में एक और क्यूब फॉर्म होगा, इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, इसका जो मान लेते हैं ये क्या है, ये ब्रेथ मान लेते हैं। तो आपका ब्रेथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर था, तो ये 8 सेंटीमीटर था। लेकिन जो इसका मान लेते हैं लेंथ तो हमेशा सेम ही होगा, लेंथ तो 4 सेंटीमीटर होगा, और हाइट भी क्या हो जाएगा, हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या बन गया, अब ये क्यूब नहीं था, अब ये क्यूबॉइड बन गया। अब जब क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एल का वैल्यू कितना है 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है 8 प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, हाइट का वैल्यू कितना है 4, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 4 है, और एच का वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, LB BH LH, तो ये 4 हो जाएगा। बी 2 बार आना चाहिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 32 32 64 64 16 कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सही है आपका असर्शन। रीजन अब हम लोग देख लेते हैं, रीजन क्या है कि द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन LBH इज LB प्लस BH प्लस HL। नहीं, ये नहीं होता, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में 2 ये छोड़ दिया, तो आपका रीजन इस हिसाब से गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन
इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे तो रीजन गलत है। आपका जो ऑप्शन डी है ना, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसर्शन ऑप्शन बी में क्या है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एसर्शन तो सही है बट रीजन। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एमसीक्यूएस के, कि द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n माइनस 1/2। चलिए हम एक बार कर लेते हैं इसको। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, मीन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, 1+2+3+4, मान लेते हैं 5 नंबर को हम पुट करके देख लेते हैं। तो 5 4 9 3 12 2 14 15। और इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 5 है, ये मीन तो हमारा आ गया 3, मीन आ गया हमारा 3। अब हम इसको कंडीशन में वेरीफाई करते हैं, n-1/2। n का वैल्यू क्या है, 5-1/2, ये 4/2 हो जाएगा, ये तो 2 आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका मीन गलत है। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ रीजन में क्या था। रीजन में हमें निकालना था सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर ये कितना है, 15। अब हम हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है n × n+1। ऐसे हम लोगों को पता होना चाहिए कि सम ऑफ ए नेचुरल नंबर n × n+1/2 होता है। लेकिन हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। n का वैल्यू क्या है 5, n+1 का वैल्यू 6 है, बाई 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब हमारा रीजन तो सही है बट एसर्शन गलत है। एसर्शन क्या है, गलत है, ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहीं पे आपका एमसीक्यू सॉल्व पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे, जो कि आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px² + qx + r, then find the value of alpha q बीटा प्लस बीटा क्यू अल्फा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको स्टेप अच्छे से कंप्लीट भी करना है। हमारा पोलिनोमियल क्या दिया गया, एफ क्या दिया गया, px² प्लस क्यू एक्स प्लस आर दिया गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा निकालना है। चलिए हम सबसे पहले निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है। -b मतलब -q/a मतलब p। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, c/a। c का वैल्यू है r और b का वैल्यू क्या है p। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको अल्फा बीटा को हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एज वी नो एक हमारा प्रॉपर्टी आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करते हैं, -2ab को इधर ट्रांसपोज करते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहीं से हमें इसका वैल्यू लिखना है। तो अब इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर ऐसे करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे सामने सब कुछ वैल्यू दिया गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, r/p हो जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -q/p। इसका होल स्क्वायर करना है, -2 × r/p। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r/p, ये कितना आ जाएगा, q² / p²-2rp आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो या तो इतना पे भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा। चलिए हम और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये r/p हो जाएगा, ये हो जाएगा p² हो जाएगा 2² -2rp हो जाएगा। अगर अब हम और चाहे कोशिश करें सॉल्व करने के लिए, ये हो जाएगा q² r -2r² p/p। या तो आप ये आंसर लिख सकते हो या तो ये आंसर लिख सकते हो, आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC if AK is equal to 10 cm, BC is equal to 3.5 cm and HK is equal to 7 cm, then we have to calculate the length of AC। चलिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कैसा दिया गया, डायग्राम हमारा इस तरीके से दिया गया। डायग्राम हमें दिया गया, हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं।
एच के, और हमें क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ए एच के, ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हमारा सिमिलरिटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। ए की का वैल्यू क्या दिया गया है? ए की का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और बीसी का वैल्यू दिया है 3 का वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है एच की का वैल्यू क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है एसी का वैल्यू। चलिए हम इस ट्रायंगल के सिमिलरिटी से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एच हो जाएगा ए एच डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच के डिवाइडेड बाई बी सी। ये सिमिलरिटी से हो रहा है, ए के इज इक्वल टू हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। अब हमें एक कहीं ना कहीं एक इसमें से तीनों में से एक को कट करना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा, कट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, बी ए और ए एच वाले को हटा देते हैं, बी ए और ए एच, इसका कोई काम नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। एच की का वैल्यू कितना दिया गया है 7 से, और बीसी का वैल्यू कितना दिया है, बीसी का वैल्यू है 3.5, और ए की का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमें एसी तो फाइंड आउट करना है। एसी का वैल्यू मान लेते हैं एसी। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3.5 से 2 बार में कैंसिल हो गया। अब देखो एसी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब और वाला ये क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3 and PR is equal to 6.3 centimeter. Then we have to calculate the length of YR. हम ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे ट्रायंगल में क्या दिया गया, इस तरीके से दिया गया है। क्या दिया गया, P दिया गया है, ये दिया गया, X दिया गया है, ये Y दिया गया है, ये Q दिया गया है, ये R दिया गया है। अब हमें क्या दिया गया है कि XY है ना, XY पैरेलल टू है QR। ये बीबीटी थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा, बीबीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम हमारा यहाँ पे लग जाएगा। पी क्यू क्या, पी क्यू यहाँ से यहाँ का लेंथ है पी क्यू, और क्यू एक्स क्यू और एक्स क्यू, अच्छा एक्स है ना, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया, मान लेते ये 7 है तो ये दिया गया 3 दिया गया। और हमें क्या दिया है पी आर, पी आर कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, पी आर दिया गया हमारा 6.3 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द वाई आर। अब यहाँ पे भी हमारा ये वाला इक्वेशन लग जाएगा कि पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर बाई वाई आर। ये कैसे हुआ, बाई थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, बाई थेल्स थ्योरम यहाँ से हो जाएगा। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है, या इसका रेशियो ही हम लिख लेते हैं, इसका रेशियो दिया गया 7/3 इज इक्वल टू पी आर कितना दिया है 6.3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना वाई आर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाई आर का वैल्यू हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर इंटू 3/7, ये कितना आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। तो वाई आर का वैल्यू कितना हो गया 2.7 सेंटीमीटर। तो यहीं पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इफ द पॉइंट्स ए 4,5 बी M,6 C 4,3 and D 1,n taken in this order are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the values of M and N। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं इसका 2 वैल्यू आने वाला है, M का भी 2 वैल्यू आएगा, N का भी 2 वैल्यू आएगा। सारे यूट्यूब पे एक वैल्यू बताया गया, हम आपको बताएंगे 2 वैल्यू कैसे आएगा, और तब डिसाइड होगा कि हाँ कि आपके कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक वैल्यू लिखा है या 2 वैल्यू लिखा है, उसके हिसाब से आपके जो एग्जामिनर होंगे वो जज कर लेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप एक वैल्यू भी लिख करके आए हुए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट जो फाइनल आंसर होने वाला है उसका 2 वैल्यू आने वाला है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है, और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसका वैल्यू 2 बार क्यों आएगा। क्या दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू है 4,5, बी का वैल्यू दिया है M,6, M,6 का वैल्यू दिया है 4,3, और डी का वैल्यू दिया है 1,8। चलिए अब ऐसा 2 वैल्यू क्यों आएगा, देखो एक तो ऐसे भी बन सकता है ये पैरेललोग्राम, और एक बार अच्छे से देखें ऐसे भी ये पैरेललोग्राम बन सकता है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका 2 वैल्यू क्या आएगा, ठीक अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,m आ जाएगा, M,6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 तरीके से हम किसी भी पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, इसी वजह से 2 वैल्यू आने वाला है।
हम एक वैल्यू पुट करके देखेंगे, दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक पैरेललोग्राम है, तो इसका लेंथ इक्वल टू होगा और इन दोनों का लेंथ अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और दूसरा क्या इक्वेशन बनेगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। चलिए अब हम क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एम का होल स्क्वायर, 4 माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, सी डी। सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया। अब हम क्या कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस 8 एम हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस एन स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8 एम प्लस 17 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 18। ये इक्वेशन 1 है हमारा। अब एडी का वैल्यू पुट कर देते हैं। एडी कितना हो जाएगा, एडी का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी। बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन माइनस 4 का होल स्क्वायर, एन माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया। अब हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस एन स्क्वायर माइनस 10 एन। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 एन प्लस 9 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 9 को 9 से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है कि ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 25 हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 8 एन प्लस 16 हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बराबर करने की, एक साइड बराबर करने की। देखो अब हम क्या कर सकते हैं ना, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, हमारा सेम है। अब हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं कि 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड। अगर 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड प्लस 1 इधर भी ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 26 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 8 एन प्लस 17 हो जाएगा। अब देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन हमारा बराबर आ गया। तो जैसे ही बराबर आ गया इसका मतलब है अब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर आ गए। अब चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 18 इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 26। अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 10 एन इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये 4 एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो एन का वैल्यू 2 तो आ गया, लेकिन सिर्फ 2 ही नहीं आएगा, एक और आएगा, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एम क्या होगा। अब हम चलते हैं एम फाइंड आउट करते हैं कि कितना। अब हम यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर देते हैं एन का वैल्यू, ये कितना है, एम स्क्वायर माइनस 8 एम प्लस 17 इज इक्वल टू कितना है, एन स्क्वायर, एन मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 6 टू 12 हो जाएगा प्लस 18। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8 एम प्लस 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 4 22 माइनस 10 हो गए, अब 22 माइनस 12 हो गया 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 8 एम इधर ये आ जाएगा तो ये बच जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 7 एम प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एम कॉमन लेंगे तो एम माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लेंगे तो एम माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एम का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा 7। देखो एम का वैल्यू जब 2 आ गया तो ऑटोमेटिकली एन का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक हो सकता है इसका वैल्यू इसके साथ आ जाए या हो सकता है इसका वैल्यू इसके साथ आ जाए, तो एक और वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 1 को यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो 1 को पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 17 इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस 17 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 18 हो जाएगा। अब देखो क्या है, इस 17 प्लस 1 18 इसके कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 6 एन, अब ये इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 4 एन प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एन एन माइनस 2 माइनस 4 एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब देखो क्या है कि एन का वैल्यू 2 भी आ गया और एन का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो क्या हो सकता है, एम 2 के साथ हो सकता है, एम जो 1 है 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 7 2 हो सकता है, 7 4 हो सकता है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 7 हो सकता है, एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 2 वैल्यू एम के आने वाले हैं और 2 वैल्यू एन के आने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो कि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से। इफ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इक्वल टू, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं ना, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है कितना। चलिए हम क्या करते हैं, इसको tan थीटा को x मान लेते हैं, tan थीटा को x मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है, x प्लस 1 by x इज इक्वल टू 2 दिया है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, 1 by x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 by x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। x से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब x स्क्वायर की जगह पे tan रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और में था कि प्रूव दैट रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं हम एक बार देख लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा से। 1 माइनस साइन थीटा से हम किसी भी नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसा आया, एक आइडेंटिटी आता है a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। इसी आइडेंटिटी से ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एज वी नो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो होल स्क्वायर और रूट अंडर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली बच जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये प्रूफ हो चुका है, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल PQ एंड P आर द टेंजेंट सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक। हमें प्रूफ करना है, इसमें फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, किस तरीके का फिगर दिया है। फिगर हमारा दिया है इस तरीके का, ऐसे। और क्या है, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पे क्या है, पी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQOR है, ये हमें प्रूफ करना है ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। देखो मान लेते हैं कि एक ऐसा कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, दो सेक्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे हम डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो आर पी क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे ये टेंजेंट से ऐसे जा रहा है, मतलब हमेशा जो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट जाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें क्या लाइन लिखा जाता है कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री 90 डिग्री टू द सर्कल। या हम लोग लिख सकते हैं कि टेंजेंट टच करता है सर्कल को एट परपेंडिकुलरली। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते थे, इससे हमें क्या पता चला, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये हमें क्या पता चल गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का कंडीशन ही हटा देते हैं। अब डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। अब क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का बना है कि एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी
आर ओ, हाँ पी आर ओ प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो उसका टोटल एंगल सब 360 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम सम कितना है? 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू एंगल पी एंगल आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू 360 डिग्री हो गया। अब देखो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और जैसे ही हमारा 180 डिग्री आया यहीं पे हो जाता है, लाइन आ जाता है कि जब दो एंगल एक जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में और सर्कल के अंदर हो तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा सेक्शन सी आ चुका है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है कि रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आई होप कि आपको ये सॉल्व करने आता होगा कि किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसा नहीं है, जितने भी टीचर होते हैं ऐसे ही करते हैं। अब हम क्या है कि हम जैसे ही मान लीजिए कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? और एक और बात, ए बी इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। एक और बात, जैसे ही रेशनल नंबर हो जाता है ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब क्या हो जाता है? को प्राइम्स मतलब या तो हम बोल सकते हैं ये दोनों प्राइम है, या तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से क्या पता चलता है? 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज द factor of a square means 5 is also the 5 is also the factor of a। ऐसा क्यों है? एक हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि अगर कोई p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a। वही थ्योरम है और वहीं से ये बात आती है। अब हम क्या कर लेते हैं? लेट ऑल्सो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? a इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 5c। अब जैसे ही हम इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ, फिर हम लोग लिखेंगे 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ, ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर मीन्स सेम लाइन आ जाएगा 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी। अब देखो 5 है ना, ए का भी फैक्टर आ गया, और 5 है ना, बी का भी फैक्टर आ गया। तो इससे क्या पता चलता था कि जो हम लोग माने हुए थे कि इन दोनों के पास 1 से ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब एचसीएफ 1 ही होगा मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे तो एचसीएफ 5 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम लोग मान के चले हुए थे, तो वहां से क्या पता चलता है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट अंडर 5 इज अ फैक्टर, thus we can conclude that root under 5 is an irrational number। यही लाइन आता है एनसीईआरटी के फर्स्ट सेकंड पेज पे, यही प्रूफ है, एंड आई होप कि ये सारे बच्चे प्रूफ करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए माइनस ए 4 बी माइनस 3 माइनस 2। इसका भी दो वैल्यू आने वाला है। अब दो पॉइंट है, पॉइंट क्या है? ए है -1 4 है, और बी क्या है? बी है हमारा -3 -2 है। चलिए अब ट्राइसेक्शन कर रहा है, मतलब एक बार हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को निकालना। मान लेते हैं ये सी है, एक ये डी है। अब देखो यहाँ पे सी का भी दो वैल्यू आएगा, डी का भी दो वैल्यू आएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कि इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ। तो अब ये सेक्शन फार्मूला लगेगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम एक्स निकालें, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -2 -1 प्लस 2, ये आ जाएगा -3/2। अब हम वाई वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई निकालेंगे, वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू -2 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाई 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 8/3, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ से क्या पता चल गया? ये तो वैल्यू आ जाएगा
एक्स क्या है, एक्स है -3/2 और वाई क्या है 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को लेते हैं 1, मतलब हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को ले लेते हैं 2 और यहाँ से यहाँ तक को ले लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले वैल्यू को पुट करते हैं, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हो जाएगा 2 इंटू -3, 1 इंटू -1 बाई 3 आ जाएगा, बीच डिफ्ट हो जाएगा -6 -1/3 हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 4/3 हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा -7/3 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरीके से दो वैल्यू आने वाला, एक ये आने वाला, एक ये आने वाला है, एक ही पॉइंट नहीं निकलेगा, इसका 2 पॉइंट निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि सिक का पावर 3 क्यूब, सिक का पावर 3 क्यूब का थीटा, सिक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमें प्रूफ करना है सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि एक काम करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एज वी नो 1 प्लस tan ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें काम मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा को सेम रखने देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेते हैं, ये तो आ जाएगा सेम आ जाएगा कोसेक क्यूब थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको करते हैं कि कोस साइन के चेंज में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/कोस क्यूब थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 1/साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए हम कॉमन लेंगे तो 1/साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/साइन थीटा प्लस 1/कॉस थीटा। चलिए अब देखो 1/साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1/साइन को कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये देखो 1/साइन थीटा ये आ जाएगा कोसेक थीटा, 1/कॉस थीटा तो ये आ जाएगा सेक थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वाला आपको प्रूफ इजी वे में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ सेक अल्फा बाई कोसेक बीटा इज इक्वल टू पी एंड tan अल्फा बाई कोसेक बीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन, सेक अल्फा बाई कोसेक बीटा और क्या है tan अल्फा बाई कोसेक बीटा इज इक्वल टू क्यू दिया, और हमें प्रूफ करना है, क्या करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए हम करते हैं, जो जो वैल्यू रखा है ना हम इसको कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1/सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इनटू कोसेक बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन बीटा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू, उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई एक से ठीक है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू 1/, इसको लिख सकते हैं साइन बीटा, ये हो जाएगा
क्यूब। अब हम क्या कर लेते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा बाई कॉस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अब देखो हम इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर लेते हैं सेक स्क्वायर अल्फा। देखो अब हम क्या करते हैं, पी के जगह पे पी स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्यू की जगह पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना हो गया और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेक स्क्वायर अल्फा से। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा दोनों में और दोनों कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से सिर्फ वन बचेगा माइनस यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ये हो गया, इधर क्या है सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या है सेक स्क्वायर अल्फा। देखो कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा कट गया, यहाँ से क्या बच गया सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई कितना है साइन स्क्वायर बीटा। अब हमें इस फॉर्मूला ना पी स्क्वायर हमारा क्या है, पी स्क्वायर है साइन बीटा का साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस अल्फा स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं वन बाई कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाए साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी अगर एक सर्कल है उसके ऊपर अगर दो टेंजेंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होते हैं। चलिए हम इसको कैसे सर्कल दिया गया और क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसे पी आ गया और ये किसी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर तो हमें पता है और हमें प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होता है एज वी नो कि टेंजेंट 90 डिग्री पे ये होता है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें ना मान लेते हैं ये ए है ये ओ है ये बी है ये पी कर लेते हैं। चलो अब हम क्या कर लेते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है ये क्या है रेडियस है और ये तो हमारा क्या हो गया ये तो एल हो गया, मान लेते हैं एल है और इसको पी पी क्या छोड़ो इस कर लेते हैं टेंजेंट को। अब देखो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें क्या है कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी हम ना कोशिश करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी में क्या होता है ए ओ पी में एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। उसी तरीके से हमारा इस एंगल में क्या है, इस एंगल में एंगल ओ पी पी 90 डिग्री। और एक और बात ये दोनों इक्वल है क्या, इसमें भी रेडियस है उसमें भी रेडियस है और एल दोनों में कॉमन है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इज इक्वल टू इतना है। तो मतलब अब हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल इसमें हम क्या कर लेते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये क्राइटेरिया हो गया, दूसरा आर इज इक्वल टू आर दोनों में है, एल इज इक्वल टू एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस से क्या हो जाएगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ पी। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा एपी लेंथ है बीपी लेंथ के बराबर है, एपी इज इक्वल टू बीपी आ गया विच इज इक्वल टू एस इक्वल टू एस। तो हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी सर्कल में जो हमारा टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट पीटी एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू एंगल ओपीक्यू। चलिए हम पहले डायग्राम इसका बना लेते हैं। एक ऐसा डायग्राम बन गया, ये ले लेते हैं पी ले लेते हैं ये पी ले लेते हैं ये क्यू ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे एक ऐसा दिया गया
ये कौन सा एंगल है? और एंगल है वो है यहाँ पे, तो एंगल ओ पी क्यू है। मान लेते हैं ओ पी क्यू ऐसे ज्वाइन हो गया हुआ है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। और यहाँ पे एक एंगल, हमें क्या प्रूफ करना है ना, ये एंगल जो एंगल पी टी क्यू है वो है टू एंगल ओ पी क्यू। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब ये जो एंगल है पी टी क्यू, ये इसका डबल है, ये वाला एंगल इसका डबल है। अब हम क्या कर लेते हैं ना कि एज यू नो ये दोनों लेंथ इक्वल होते हैं। अब जैसे इक्वल हो गए तो ऐसे सेलस प्रॉपर्टी से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आते हैं। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ट्रायंगल का, कि एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल इंटरएंगल, ट्रायंगल किसकी बात किया जा रहा है, ट्रायंगल क्यू पी टी की बात किया जा रहा है। इसमें क्या है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल टू क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं। एंगल इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पीटी क्यू कर लेते हैं, आसानी से पीटी क्यू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पीटी, चलिए इतना कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं ना, एस बी नो कि ये जो होता है एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, जो टेंजेंट हमारा ड्रोन होता है ना सर्कल पे, वो 90 डिग्री पे फॉर्म होता है। ये हम कर सकते हैं एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल की कितना एंगल घटा देते, ये वाला एंगल घटा देते, क्यों नहीं, ये एंगल नहीं घटाते, ये वाला ले लेते, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस ये सिर्फ पी टी क्यू हो जाएगा। चलिए, और ये हो जाएगा एंगल, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू मल्टीप्लाइड बाई ओ पी क्यू आ गया। आई होप यहाँ से आपका प्रूफ आ चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। चलिए हमें निकालना क्या है, हम देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक सर्कल है, ऐसा सर्कल है और उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया, सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। और मान लेते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं, हो गया। और क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या होता है, ये पूरा, ये पूरा एरिया हमको निकालना है, पूरा ऑफ द रेडियस और सेंट्रल एंगल। अब देखो कि 360 डिग्री का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये 30 डिग्री का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। मतलब ये अगर हम 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 30 डिग्री आ गया, इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 12। पाई का वैल्यू कितना दिया है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया 42, 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अब देखो 7×6 42 हो गया, 7 से 2 बार में, 2 से 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर मतलब क्या होता है कि ये इतना छोड़ दिया जाए, मतलब कि ये वाला एरिया हमें निकालना है। ये अभी हम जो ड्रॉ किए ये वाला हमें एरिया निकाल। अब ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या करते हैं ना कि ये वाला एरिया को घटा देते हैं, जो ये हमारा एरिया आया है, एरिया आया टोटल एरिया में से घटा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 42/42, 42 इंटू 42, तो 7×42, 22 132 गुना 42 कर देते हैं। 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2, 4×2 = 8, 4 से बड़ा के 2 हंसले, 4×3 = 5, 4 6 4 4, 5 5। तो ये टोटल एरिया हमारा है 5544। इसमें से 462 घटा देते हैं, 462, ये कितना आ जाएगा 250, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि two dice are thrown at the same time. Determine the probability that the sum of the numbers on the dice is 5. Difference of the numbers on the two sides is two dice is 3.
ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है। सबसे पहले हम तो वो निकाल लेते हैं, आउटकम्स निकाल लेते हैं। क्या क्या दो दो डाइस थ्रो किया जा रहा है, तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6 हो सकता है। 2 1 2 2 2 इसके सामने कर लेते हैं, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 कर लेते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 5 6 6। यही प्रोबेबिलिटी यही आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 36। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया गया, फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 5। अब हम देखते हैं दोनों का सम किसमें 5 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी कोई है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। आई होप इतना ही है। तो कितना आउटकम है 4 है, तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर ऑन द डाइस इज 3। दो नंबर का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और 3 के लिए एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, और भी कोई होगा, एक ये भी हो जाएगा, और 3 एक ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 - 3 एक ये हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है टोटल डिफरेंस, कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा आंसर। तो आपका सेक्शन सी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरुषि bought 2 pencils and 3 chocolates for 11 rupees and Tanish bought 1 pencil and 2 chocolates for rupees 7 from the same shop. Represent this situation in the form of the linear equations. Find the price of the pencil of 1 pencil and 1 chocolate graphically. Graphically हमें पता करना है। चलते ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो लेंदी होंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। उसी तरीके से 1 चॉकलेट का क्या हो जाएगा, चॉकलेट का वाई हो जाएगा। अब देखो क्या है कि इन द केस ऑफ आरुष 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 के केस में देख लेते हैं कि ये कितना लाता है 2 पेंसिल, तो 2 × x प्लस 3 चॉकलेट, तो 3 × y इज इक्वल टू कितना दिया टोटल 11 रुपीज। अब हम ले लेते हैं तनिष्क का केस क्या है, ये लाता है 1 पेंसिल और कितना है 2 चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये तो रिप्रेजेंट हो गया हमारा। तो यहाँ पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें पता करना है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए अब हमने एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग लेकर अलग अलग पुट करते हैं। एक्स और वाई दोनों केस में ले लेते हैं। चलो क्या करते हैं एक्स वाई पहले हम इस केस में ले लेते हैं। मान लेते हैं एक्स अगर हमारा 1 2 3 हो जाएगा, 1 ले लेते हैं। एक्स अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। अगर एक्स 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 छोड़ो। अब हम क्या करते हैं वाई 1 ले लेते हैं। वाई अगर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, ये एक्स 4 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, एक और कोई ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। एक्स अगर 3 ले लेते हैं तो 2 3 6 नहीं 3 नहीं लेंगे, क्या कर लेते हैं 4 ले लेते हैं। हाँ 4 ले लेते हैं, 2 × 8 तो 3, तो ये वाई 1 ये तो हो गया है हमारा। अब क्या हम कर लेते हैं, दो दो लेंगे तो 3 × 6 5। अच्छा एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं। 3 ले लेंगे तो ये वाई 1 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 y1। चलो इस केस का तो हो गया, ये ले लेते हैं। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। पहले एक्स 1 ले लेते हैं, एक्स 1 आ गया तो वाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स को क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और हम क्या कर लेते हैं एक्स वाई को 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 1 2 4 1
2 3, यहाँ पे चलिए इस वाले केस को पहले रिप्रेजेंट कर देते 1 3, 1 3 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया 4 1, 4 1, यहाँ पे आ गया 1 3। अच्छा 1 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दो ही केस ले लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऐसे चला जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 3, 1 3 यहाँ पे आ गया 3 2, 3 2 यहाँ पे हमारा आ गया 3 2, और 5 1, 5 1 हमारा 5 1 कितना आ जाएगा। लेकिन हम इस वाले इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। अगर हम 5 लेते हैं तो प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 5 1 आई होप कि यहीं पे कहीं पे आ जाएगा। एक बार देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों पॉइंट एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया था, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 1,3, 1,3 मतलब कि पेंसिल का प्राइस, वन पेंसिल का प्राइस हो गया ₹1, और चॉकलेट का क्या हो गया, चॉकलेट का हो गया ₹3। और इसको हम एक बार सेटिस्फाई भी करके देख लेते हैं। 2 9 11 सही है, और 1 6 7 सही है। तो ठीक है, आपका यही आंसर आ जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, a person on a tour has 4200 for expenses. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expenses by 70 rupees. Find the original duration of the tour. चलिए हम इसको सॉल्व करें। क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस है 4200 रुपीज, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या है, मान लेते हैं कि वो टूर पे एक्स दिन के लिए गया। लेट नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर क्या है, एक्स है। अब हम डेली एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। डेली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 4200/x हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर वो अपना टूर 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर देता है, तो उसका डेली कट है ना 70 रुपए कम हो जाता है। अब देखो क्या है कि अगर देखो टोटल एक्सपेंसेस तो इक्वल ही होने वाला है, अगर वो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर देता है कितने दिन से, 3 डेज से, तो जो उसका एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस कितना हो जाता है, एक्सपेंसेस कम हो जाता है, डेली एक्सपेंसेस कम हो जाता है, डेली एक्सपेंसेस कम हो जाता है 4200 एक्स माइनस कितने दिन कितने रुपए से हो जाता है, 70 रुपए से। और इन दोनों का सम कितना है, प्रोडक्ट कितना है 4200। चलिए अब हम कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4200 माइनस 70x प्लस 12,600 एक्स माइनस 210 इज इक्वल टू 42। कट हो गई। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। आई थिंक 70 से बहुत कुछ कट जाएगा, तो हम करते हैं काम कि सबको 70 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 70 से अगर हम करते हैं, 70 से डिवाइड करते हैं 12600 का, तो 12600 70 से 180 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 180 भाई एक्स माइनस ये 3 हो जाएगा, तो हमारा जीरो बच गया। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 180 -3x इक्वल टू है हमारा जीरो। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 15 गुना 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 180 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्स प्लस 15 माइनस 12 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा और -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 12। मतलब कि नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए गया था, 12 दिन के लिए, और डेली एक्सपेंस कितना हो जाएगा 4200/12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 थे 36 60, तो 350 रुपीज पर डे का एक्सपेंसेस था, और 12 दिन के लिए वो टूर पे दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो ये 12 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और में था, इफ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल exceeds its altitude by 10 centimeter, find all the dimensions of the triangle। क्या है कि एक ट्रायंगल इसका एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड बात किया जा रहा है कि एल्टीट्यूड है ना, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, मान लेते ये x है, ये x प्लस 10 हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके लिए कितना दिया है 600। अब देखो 1/2 इंटू बेस कितना है x प्लस 10 है, हाइट कितना है x है इक्वल टू 600, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू है 1200, कितना है। अब हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा x प्लस 40 माइनस 30 x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा माइनस में, तो 30 ही होगा आपका। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दोनों डायमेंशन निकालना है, तो आपका x मतलब एल्टीट्यूड हो जाएगा 30 और बेस हो जाएगा 40। ये क्वेश्चन इजी था, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इफ द लाइन ऑफ अ prove that if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides of the distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये आपका क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बीबीटी आपको बीबीटी थ्योरम आपको प्रूफ करना है, थेल्स थ्योरम आपको प्रूफ करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखो क्या है कि आपका एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया और ऐसा बात किया गया कि दो किसी भी पॉइंट पे ये जो पैरेलल है, इसके मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एक्स वाई ले लेते हैं। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि ये कोई भी दो पॉइंट है और क्या है कि ये पैरेलल है और हमें क्या प्रूफ करना है कि सेम रेशियो में हमें प्रूफ करना है ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी। अब हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे आसान तरीका होता है इसको ऐसे 90 डिग्री पे कर लेते हैं, इसको 90 डिग्री। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल की एक्स वाई में ले लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया बाई 2 इंटू बेस कितना है ए एक्स ले लेते हैं, ए एक्स इंटू ये वाला हाइट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है एल है, ये एम है, तो एल वाई ले लेते हैं, एल वाई। समझ में आया। उसी तरीके से ये इसके बराबर ही हो जाएगा, ए हाफ इंटू ए वाई इंटू एक्स एम हो गया। अब चलिए अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं और फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे, इस वाले को ले लेंगे। इन ट्रायंगल बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस आपका हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स इंटू हाइट कितना हो जाएगा, एल वाई हो जाएगा, एल वाई हो गया। उसी तरीके से इन ट्रायंगल एक्स वाई सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा एक्स एम इंटू कितना हो जाएगा वाई सी। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं और इस दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए एक्स इंटू एल वाई डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बी एक्स इंटू एल वाई से एल वाई कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ हो गया, ये हो गया 1x बाई ए एक्स बाई बी एक्स हो गया। इस तरीके से इसमें अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए वाई इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू एक्स एम बाई वाई सी। तो ये एक्स एम ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई वाई सी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना, जस्ट एक लाइन लिखना होता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला है पैरेललोग्राम की तरीके से, मतलब कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी दो ट्रायंगल है तो उसका एरिया हमेशा इक्वल होता है, और जैसे ही ये एरिया इक्वल आ जाएगा ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। और हमें यही प्रूफ करना था ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी।
तो यही था, एक जस्ट आपको बीच में लाइन लिख देना होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका एरिया इक्वल होगा, और फाइनली ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, और में as shown in the given figure, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दिया गया है 2.6 ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है, और ये कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम इसको भी 360 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये हो गया, और यहाँ भी 90 डिग्री दिया गया है। हमें क्या प्रूफ करना है कि as shown in the given figure, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamp. इधर जा रही है, इधर जा रही है at the speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रही है। if the lamp is 3.6, इस कंडीशन पे आके find the length of her shadow after 4 सेकेंड। अच्छा, 4 सेकेंड बाद हमें पता करना है कि कितना इसका शैडो का लेंथ हो जाएगा, इस लड़की शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें ये वाला लेंथ हमें निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला लेंथ। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, मान लेते हैं एक से। एक तो हम डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रायंगल का ये लग जाएगा, सिमिलरिटी लग जाएगा। अदरवाइज हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। बट हम लोग कोशिश करते हैं इसको सिमिलरिटी से सॉल्व करने की। देखो क्या कर सकते हैं इसको, कि ये बड़ा वाला ये दोनों ट्रायंगल ए बी ई हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी ई को। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है कि 1.4 सेंटीमीटर से बढ़कर 1.2 मीटर पर सेकंड से चल करके यहाँ पे आ गया। मतलब ये क्या है, 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 4.8 मीटर दूरी तय करेगा। अब हम इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब हमें जस्ट इसका लेंथ हमें निकालना। अब क्या हम कर सकते हैं कि ए बी बाई सी डी, क्या कर सकते हैं, ए बी बाई सी डी टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेते हैं 4.8 मीटर, मतलब 4.8 मीटर मतलब 480 सेंटीमीटर कर देते हैं, प्लस एक्स कर देते हैं। और इसका लेंथ कितना है, डी का एक्स लेंथ है। अब देखो ए बी का लेंथ कितना है 360 सेंटीमीटर, बाई सी डी का लेंथ कितना है, सी डी का लेंथ कितना है, सी डी का लेंथ है 90 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर प्लस एक्स बाई एक्स। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स हो गया तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 480 सेंटीमीटर प्लस एक्स बाई एक्स। ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। देखो तो 480 सेंटीमीटर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू मतलब इसका जो शैडो है ये कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। एन एस बी आई हेल्थ मेज insurance agent found the following data for the distribution of the ages of 100 policy holders. The health insurance policies are given to the person of age 15 years and onwards but less than 60 एज। ऐसा दिया है 15 से 20 के बीच में 2 लोग हैं, 20 से 25 के बीच में 4 लोग हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 60 तक आया गया। फाइंड द मोडल एज एंड मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ये जो टेबल दिया गया हम इसको ड्रा कर लेते हैं। क्या दिया है, एज दिया है, और हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। एज क्या है 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से क्या करते हैं 2 4 18 21 33 11 3 6 2। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हमें पहले निकालना है मोडाल एज। मोडाल एज मतलब कि जिसमें मैक्सिमम टाइम सर्कल करना है, ये हो गया हमारा मोडाल हो गया। अब हमें क्या मोड इक्वल टू हो जाता है, मोड इक्वल टू हो जाता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू हाइट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब एल क्या होता है, एल मतलब ये एल मतलब 35, ये 35 हो गया,
F1 मतलब ये हो गया 33 माइनस F0 ये हो गया 21, 2F1 मतलब 2 × 33 माइनस 21 माइनस F2 मतलब इसके आगे वाला ये 11। हाइट कितना है, हाइट मतलब 40 माइनस 35 ये हो गया 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 35 प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यस, ये 66 माइनस 21 11 हो जाएगा 32। तो 34 2 4 34 आ जाएगा, 34 × 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि 35 प्लस ये 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 17, तो ये 6 × 30 = 17। अब हम क्या कर सकते हैं, 35 प्लस या तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या तो डेसिमल में। तो 17 कम 17, 13 0 17 2 17 7 119, 17 7 119 11 बचा तो 17 चक 102, तो लगभग ये हो जाएगा 36.76 आपका मोड आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालना पड़ेगा, सॉरी मीडियन निकालने के लिए। अब हम इसका पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये 2 4 6 18 24, 24 से 11 हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 92 98 100। अब क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू हो जाता है एल प्लस ये हो जाता है n/2 माइनस ये बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है ये 50 कहाँ पे आ रहा है, 50 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा एल का वैल्यू हो जाएगा 35 आ जाएगा। 35 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाला आ जाएगा 45 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 33 है, तो 33 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 प्लस ये 5 इंटू 5/33 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 25/33 हो जाएगा। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल में, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी है। चलिए हम चलते हैं। केस स्टडी 36 में दिया गया, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाई अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। He repays his total loan of 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of 1,000, and he increases the installment by 100 rupees per month. Based on the information given, answer the following questions. पहला क्वेश्चन है, find the amount paid by him in the 30th मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 1,000 है और हर मंथ में 100 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी इज इक्वल टू 100 रुपीज हो गया और ये हो गया आपका 1,000 रुपीज। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू आपको दिया गया है ₹1000, डी का वैल्यू कितना दिया है ₹100 और एन कितना दिया है 30 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें 30 मतलब तो ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी हो जाता है, यही फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कितना है 1000 है, प्लस एन मतलब 30 माइनस 1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 29 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 100,000 प्लस 2900, ये कितना हो जाएगा 3900 रुपीज। तो इसको ना जब ये 30वां पेमेंट करेगा तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 40, व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए वो तो टोटल लोन पे करता है 1,18,000 और बोल रहा है कि वो टोटल नंबर ऑफ एन है, मतलब लोन है एन मतलब कि 40 है। बोला कि लास्ट में वो कितना पेमेंट किया हुआ था, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था। तो हम डायरेक्टली उतना क्या करते हैं, डायरेक्टली 14 से एन निकाल लेते हैं, मतलब A40 निकाल लेते हैं। तो A40 निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी। अब देखो ए कितना है 1000 है, प्लस n-1 मतलब 39 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 4900, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30th इंस्टॉलमेंट में आपका कितना ए एन आया था, ए कितना आया था आपका 3900 आया था, A1 कितना था, A1 तो आपका 1000 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला आ जाएगा A1 प्लस A30/2 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कि 30 मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना सम देना पड़ा। A1 कितना था 1000 था, प्लस A30 कितना था 39,000 था, 3900 था, और 2 से
30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4900/2 इंटू 30, तो ये 15 बार में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 00 15 नवा 135 13 15 चौके 60 13 73,000 रुपए हो गए। और बोल रहा है कि इसको पे करने के बाद कितना बचेगा, तो टोटल हमारा कितना है 118,123 माइनस अगर इसको करेंगे 73,500, तो ये कितना बच जाएगा 00 सात चार 4, तो इतना रुपीज आपका बच जाएगा। मतलब 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में भी आपको इतना पैसा बाद में देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है और में कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी हम लोग 10th इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, तो 10th इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, A10/A14 का A प्लस n-1 डी हो जाएगा, ये भी A प्लस n-1 डी हो जाएगा। जस्ट n का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखो A का वैल्यू तो 1000 है, दोनों में 9 हो जाएगा, 9D मतलब 900 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1000 प्लस 3900। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4900, तो ये कितना आ जाएगा 19/50 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेशियो कितना आ गया 19:49 आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Tejas is standing at the top of the building and observes a car at an angle of depression 30 degree as it approaches to the base of the building at a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression measures to be 60 degree, and at that moment the car is 25 meter away from the building. Based on the information हमें पता करना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका एक बिल्डिंग ऐसा दिया गया, मान लेते हैं। देखो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो जाता है, क्योंकि ये देखो क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। अब देखो क्या दिया गया फर्स्ट में कि तेजस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑब्जर्व द कार एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। चलो, और इट जैसे जैसे ये बेस की तरफ बढ़ते जाता है एट यूनिफॉर्म स्पीड, मान लेते हैं ये कोई ना कोई इसको बताओ वेलोसिटी से कुछ से जा रहा है, और 6 सेकेंड बाद आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स, मान लेते हैं ये एंगल है ना, एंगल 60 डिग्री ऐसे हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद इतना दूर पे आ गया, एंड डेट ऑफ द मोमेंट द कार इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, ये 25 मीटर। अंडरस्टूड। और एक और बात, अब हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले हमें ये निकालना है हाइट कितना है। चलो हम एक चीज करते हैं कि इसको मान लेते हैं एक्स है, क्या है एक्स है, और ये 25 है। अब देखो क्या कर लेते हैं ना, दोनों का एक इसमें भी फिर दो चीज, एक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इस चीज से सॉल्व हो जाएगा, वही आपका सिमिलरिटी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं कि कर लेते हैं एच बाई बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू कर लेते हैं एच बाई 25 ऐसे कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाता है एच बाई कितना हो जाता है x+25। उसी तरीके से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई, अच्छा tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा h/25। तो यहाँ से तो पता चल गया h का वैल्यू हो गया 25√3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25√3। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि हम ना, फर्स्ट तो आ गया आपका, सेकंड क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द कार। यहाँ से यहाँ तक का आपको लेंथ निकालना। अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 25√3 बाई एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स मतलब एक्स को हमें फाइंड आउट करना है प्लस 25। अब देखो क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50। तो ये जो है ना, ये लेंथ है 50। अब हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले हम इसका वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी कितना कितना है इसका 50/6 मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका। हमें बोला जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 75 मीटर।
और हमें निकाला निकालना टाइम कितना हो जाएगा, तो 75/25 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार। यहाँ से इस वाले का लेंथ हमें निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ। मान लेते हैं इसको कैपिटल एच, हाइपोटेनस हमें निकालना है। अब क्या कर लेते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 से 625, 625 गुना 3 करेंगे तो 3 बचे 15 का 5, 3 का 3 6 7, 1875 हो जाएगा। 1875 प्लस 25 से 625, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो ये आपका जो लेंथ है ये 50 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स took you to a fair. You could see a lot of toys displayed and you wanted to buy the Rubikas cube and strawberry ice cream for you. दो स्ट्रक्चर दिया गया, हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्यूब दिया गया, एक कोन दिया गया। क्यूब कितना दिया गया, ऐसा क्यूब होता है, ये आपके क्यूब हो। और दूसरा क्या दिया गया, अच्छा ये आई थिंक ये कोन के ऊपर आई थिंक ऐसा दिया गया। एक बार अच्छे से देख लेंगे, स्ट्रॉबेरी आइस क्यूब फॉर यू। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रुपीकास क्यूब इफ इच एज मेजर 6 सेंटीमीटर। इच एज मेजर 6 सेंटीमीटर, तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है √3 इंटू साइड। क्यूब का यही होता है, तो √3 इंटू साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये 6√3 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रुपीकास क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको 6 नहीं है, ये 7 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये हो जाता है 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा इसके ऊपर ये है ना, हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है। इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया का हो जाता है पाई आर। अब क्या होता है, सॉरी ये हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है, हेमिस्फीयर का हो जाता है कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई r² हो जाता है। वही अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो हो जाता 3 पाई r²। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया गया है, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेते हैं, 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 28, 28, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इनटू देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 8, लेंथ हो जाएगा 4 और लेंथ हाइट हो जाएगा 4। तो इसका कर्व सरफेस क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 32 प्लस 32 32 64, 16 हो जाता है 70 10 80, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेम क्वेश्चन आपके MCQ में भी आया हुआ था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहीं पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।